अच्छा जी, तो आज की क्लास से अब हम अपने प्रोसेस कॉस्टिंग के लेवल 2 क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। लास्ट क्लास पे हमने अपना लेवल 1 क्वेश्चन मुकम्मल किया। इनफैक्ट लास्ट 2 क्लासेस में कि बार बार आपने क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक ही काम किया। वो काम आपने ये किया कि आपने हर सवाल के अंदर जहां जहां रिक्वायरमेंट आई आपने टी अकाउंट बनाया, प्रोसेस अकाउंट आपको फॉर्मेट अब तो मेरे ख्याल में जहन में बैठ चुका है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आता है, फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस आता है, एबनॉर्मल गेन हो तो इस साइड पे आ जाएगा। सवाल करते ही डेबिट साइड कंप्लीट हो जाती है, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। बस हमें वैल्यूएशन चाहिए होती है, तो वैल्यूएशन के लिए हम एक रेट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। रेट को हर जगह अप्लाई करते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब हम लेवल 2 पे जा रहे हैं कि अब हम सवाल में इंट्रोड्यूस करेंगे CWIP। आपको जो सवालात मिलेंगे ना उनमें मौजूद क्या होगा बेटा? CWIP। तो पहले जरा एक इंट्रोडक्शन ले लें, CWIP है क्या, एंड देन फिर इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। देखिए, CWIP जो है ना वो क्लोजिंग है, क्लोजिंग। तो आप सबको क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रिंसिपल्स आते हैं कि क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट साइड पे आते हैं। ठीक है, मैं क्या चीज क्लोजिंग है, तो जरा CWIP पे लेक्चर सुनो। देखिए, जो टर्म है ना वर्क इन प्रोग्रेस की, वर्क इन प्रोग्रेस एक टर्म यूज की जाती है टू रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट यूनिट। कोई आपसे पूछे ना वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स अभी काम में है चीज, इनकम्प्लीट है। ये आपसे कहे ना वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है चीज काम में भी, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अब बताओ वर्क इन प्रोग्रेस इनकम्प्लीट यूनिट है, वर्क इन प्रोग्रेस इनकम्प्लीट यूनिट है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? इनकम्प्लीट यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। वर्क इन प्रोग्रेस इनकम्प्लीट यूनिट है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा इनकम्प्लीट यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। वर्क इन प्रोग्रेस इनकम्प्लीट यूनिट है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? इनकम्प्लीट यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। वर्क इन प्रोग्रेस इनकम्प्लीट यूनिट है, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा भाई? इनकम्प्लीट यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। सही है भाई? वर्क इन प्रोग्रेस एक टर्म है टू रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट यूनिट। तो कह रहे हो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो इनकम्प्लीट यूनिट है ना। क्लोजिंग का मतलब इनकम्प्लीट यूनिट जो क्लोजिंग पे हो, ईयर एंड पे हो। अच्छा, कोई यूनिट ईयर एंड पे इनकम्प्लीट है ना, कोई यूनिट ईयर एंड पे इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट की वजह से वो क्या कहलाएगा? WIP, और ईयर एंड पे तो वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग WIP। ठीक है, कोई यूनिट इनकम्प्लीट है तो वो WIP है ना, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो क्लोजिंग इनकम्प्लीट यूनिट है। ठीक है। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग ये कहता है कि कोई यूनिट ईयर एंड पे इनकम्प्लीट है ना, कोई यूनिट ईयर एंड पे इनकम्प्लीट है, तो आप उसको अज्यूम कर लो एज इफ दे हैव बीन कंप्लीटेड। कोई यूनिट इनकम्प्लीट है ना, तो उसको अज्यूम कर लो एज इफ दे आर कंप्लीटेड। सच अज्यूम टू बी कंप्लीटेड यूनिट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट्स। उनको नाम क्या दे दो बेटा? इक्विवेलेंट यूनिट्स का। और पता ही इक्विवेलेंट यूनिट्स आते किस तरह है? CWIP यूनिट्स, इनकम्प्लीट यूनिट्स इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन।
बेटा इनकम्प्लीट यूनिट्स को कहते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स या क्लोजिंग इनकम्प्लीट यूनिट्स कहते हैं। इनको आप अज्यूम करें सवालात में एज इफ वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन अज्यूम्ड यूनिट्स को कहा जाता है इक्विवेलेंट यूनिट से कंप्लीट हुए नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, आप अज्यूम कर लें एज इफ दे आर कंप्लीटेड। सर कैसे अज्यूम करें? तो सीडब्ल्यूआईपी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें स्टेज ऑफ कंप्लीशन। जैसे मिसाल के तौर पे सीडब्ल्यूआईपी यूनिट्स 1000 है। सीडब्ल्यूआईपी यूनिट्स कितने बेटा? 1000। और बेटा वो इनकम्प्लीट है ना, मटेरियल वाइज सिर्फ 80% कंप्लीट है। बेटा आप सोचो 1000 यूनिट्स अगर 80% कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट ना। 1000 यूनिट्स अभी 80% कंप्लीट इनकम्प्लीट है। कह रहे हैं आप अज्यूम कर लो 800 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कैसे? सीडब्ल्यूआईपी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इसी तरह अगर इनकम्प्लीट यूनिट्स 2000 है, इनकम्प्लीट यूनिट्स 2000 का मतलब सीडब्ल्यूआईपी 2000 है, और बेटा वो 50% कंप्लीट है ना, तो आपने कहा 2000 इनकम्प्लीट यूनिट है, 50% कंप्लीट है ना, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारे पास 1000 कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे कोई कहे यार इनकम्प्लीट यूनिट 5000 है, इनकम्प्लीट यूनिट 5000 है तो सीडब्ल्यूआईपी है ना, और बोले यार 10% कंप्लीट है, तो अगर 5000 इनकम्प्लीट यूनिट से सिर्फ 10% कंप्लीट है तो आप अज्यूम कर लो 500 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि सीडब्ल्यूआईपी कहते किसको है। तो हमने बात की सीडब्ल्यूआईपी का मतलब है इनकम्प्लीट यूनिट एट ईयर एंड। सीडब्ल्यूआईपी का मतलब है इनकम्प्लीट यूनिट एट ईयर एंड। आप इनकम्प्लीट यूनिट को डील कैसे करोगे? बोला इसको इक्विवेलेंट यूनिट बना के डील करो। इक्विवेलेंट यूनिट का क्या मतलब है? इसको अज्यूम करो एज इफ दे आर कंप्लीटेड। सर कैसे अज्यूम करो? सीडब्ल्यूआईपी यूनिट को मल्टीप्लाई करो स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, अब आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने तो सवाल में बनाना है टी अकाउंट। आपने तो सवाल में बनाना क्या है? टी अकाउंट। आपने ख्याल रखना है कि आपने सवाल में बनाना है टी अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट। अच्छा, प्रोसेस अकाउंट जब आप स्टार्ट करोगे ना, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड्स दिया हुआ है, ये तुम सब देख चुके हो। अब फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो वो। अब बस पता है चेंज क्या आएगा? सवाल में सीडब्ल्यूआईपी आ जाएगा जो तुम्हें यहाँ लिख देना। सवाल में सीडब्ल्यूआईपी आ जाएगा जो तुम्हें यहाँ लिख देना। और वो बात अपनी जगह तय है कि जब तुम सवाल पढ़ोगे ना, तो सवाल पढ़ते ही इतना डेटा होगा कि डेबिट साइड फुली कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी फुली कंप्लीट। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। सवाल सॉल्व होता है डेटा की मदद से, ठीक है ना? डेटा होगा तो सवाल सॉल्व होगा। आप जब सवाल सॉल्व करेंगे, टी अकाउंट बनाएंगे, तो इतना डेटा सवाल में होगा ही होगा कि आपकी डेबिट साइड पूरी मुकम्मल हो जाएगी और आपके क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अब तुम मेरे ख्याल में कोई 8 और 6 14 सवाल कर चुके हो अभी तक पिछले 2 क्लास में। सवालात में सीडब्ल्यूआईपी नहीं था, लेकिन सवाल पढ़ते ही डेबिट साइड मुकम्मल, क्रेडिट साइड के यूनिट्स मुकम्मल होते थे। सेम अप्लाई सर, सेम अप्लाई सर। आप जब सवाल पढ़ोगे ना, तो सवाल पढ़ते ही डेबिट साइड कंप्लीट होगी, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन मुकम्मल होगा, चाहे सीडब्ल्यूआईपी है नहीं है। सवाल पढ़ते ही डेबिट साइड मुकम्मल, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन मुकम्मल। अब आगे क्या से बढ़ना? जिन क्वेश्चन में सीडब्ल्यूआईपी नहीं होता, याद है वहां पे रेट निकालते थे। जिन क्वेश्चन में सीडब्ल्यूआईपी नहीं होता था वहां पे रेट निकालते थे। बेटा जिन क्वेश्चन में सीडब्ल्यूआईपी होता है ना, वी डू नॉट कंप्यूट अ रेट। जो डेबिट साइड कंप्लीट हो चुकी है, क्रेडिट साइड के यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आगे कैसे बढ़ना है? जब सीडब्ल्यूआईपी नहीं है ना, तो आप रेट निकाल देते हैं। बट जिन क्वेश्चन में सीडब्ल्यूआईपी हम रेट कंप्यूट नहीं करते, हम वहां एक ईपीयू टेबल बनाते हैं, व्हिच स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट टू प्रोडक्शन यूनिट्स टेबल, जिसका मैं आपको फॉर्मेट बताने लगा। आप जब सवाल पढ़ते हो ना, तो सवाल पढ़ते ही डेबिट साइड पूरी मुकम्मल हो जाती है और क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी मुकम्मल हो जाता है, चाहे सवाल में वो है सीडब्ल्यूआईपी है चाहे नहीं है। सवाल पढ़ते ही डेबिट साइड पूरी कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी पूरा कंप्लीट, ठीक है, चाहे सीडब्ल्यूआईपी है चाहे नहीं है। अब आगे कैसे बढ़ना है? अगर सीडब्ल्यूआईपी नहीं है तो रेट की तरफ जाओ, सीडब्ल्यूआईपी है तो ईपीयू की तरफ जाओ। अब ईपीयू का फॉर्मेट देखो बेटा। ईपीयू में सबसे पहले बनते हैं कॉलम्स। ईपीयू में सबसे पहले बनते हैं कॉलम्स, जितने कॉस्ट दी हुई है। अब कभी कभार मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों दिया हुआ होता है ना, तो आप 3 कॉलम्स बना लो।
कभी कभार मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तीनों दिया होता है ना, तो आप 3 कॉलम्स बना लो, ठीक है। और कभी कभार दिया हुआ होता है सवाल में मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, तो आप 2 कॉलम्स बनाओ, ठीक है। एक सेकंड, एक सवाल है। ईपीयू में सबसे पहले कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। या तो 3 कॉलम्स बनते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, अगर तीनों चीजें दी हुई, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे सवाल आप देखें जिसमें सिर्फ 2 आइटम्स दिए होते हैं, मटेरियल और सीसी, तो 2 कॉलम्स बनो। ईपीयू के 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कॉस्ट इनकर्ड, पहला स्टेप है कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड में हम लिखते हैं सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट, कि मटेरियल की इतनी है, लेबर की इतनी है, ओवरहेड्स की इतनी है, जितनी भी इंडिविजुअल कॉस्ट है ना, जैसे मटेरियल की अकाउंट में 1000 आ रही है, लेबर की 500, ओवरहेड्स की 200 बोली, लेस करते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस सिर्फ मटेरियल से, क्योंकि स्क्रैप सिर्फ मटेरियल हो सकता है ना, लेबर तो नहीं हो सकता, ओवरहेड्स तो नहीं हो सकती। आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है, पहला स्टेप खत्म। ईपीयू का पहला स्टेप ये कॉलम्स बना लो, 2 कॉलम्स बनेंगे मटेरियल सीसी, या 3 बनेंगे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, डिपेंडिंग ऑन क्या दिया हुआ। 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड में सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट लिखो, कि मटेरियल की इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है, लेबर की क्या, ओवरहेड्स की क्या है, कि अगर 500 यूनिट्स इनपुट हुए थे और कॉस्ट मटेरियल की 1000 थी, तो मटेरियल में 1000 लिख लिया, लेबर की 2000 है, ओवरहेड्स की 500 है। लेस करो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। बेटा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो है ना, वो सिर्फ कहां से माइनस होती है, मटेरियल से। हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट, हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, टोटल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। फिर हम जाते हैं सेकंड कॉलम पे, सेकंड पोर्शन पे। सेकंड पोर्शन का नाम है के इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। जिसमें 4 चीजें आती हैं, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन और सीडब्ल्यूआईपी। बेटा फिनिश गुड्स जितने टी अकाउंट में आ रहे हैं ना, सब लिख दो। एबनॉर्मल लॉस जो टी अकाउंट में नजर आ रहा है ना, सारा लिख दो। एबनॉर्मल गेन जो टी अकाउंट में नजर आ रहा है ना, वो सारा लिख लो। सीडब्ल्यूआईपी जो टी अकाउंट में नजर आ रहा है ना, वो सारा ना लिखो। सीडब्ल्यूआईपी अगर 1000 यूनिट्स है और बोले मटेरियल के लिहाज से 80% कंप्लीट है ना, तो 800 लिखो। 1000 यूनिट से अगर क्वेश्चन बोले लेबर वाइज 60% कंप्लीट है, तो लेबर में 600 लिख दो। और अगर 1000 यूनिट से क्वेश्चन बोले ओवरहेड्स वाइज 20% कंप्लीट है, तो 200 लिख दो। फिनिश गुड्स जो है ना, वो पूरा जो टी अकाउंट में नजर आ रहा है लिख दो। एबनॉर्मल लॉस पूरा जो टी अकाउंट में नजर आ रहा है वो लिख लो। एबनॉर्मल गेन पूरा जो टी अकाउंट में नजर आ रहा है वो लिख दो। सीडब्ल्यूआईपी पूरा टी अकाउंट वाला ना लिखो। 1000 यूनिट से मटेरियल वाइज 80% कंप्लीट है, तो तुम एज्यूम करना 800 कंप्लीट हो चुका है। लेबर वाइज 60% कंप्लीट है, 600 एज्यूम करना। अच्छा, अब क्योंकि फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, सीडब्ल्यूआईपी, ये सब क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं, लेकिन एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड का आइटम है। तो देखो हमने फर्क रखने के लिए एबनॉर्मल गेन को नेगेटिव ट्रीट किया। फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, सीडब्ल्यूआईपी, ये सब तो क्रेडिट साइड आइटम्स हैं। एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड आइटम है, तो हमने डिफरेंस रखने के लिए इसको नेगेटिव ट्रीट किया। बहरहाल एड लेस करके हर कॉलम के आगे टोटल यूनिट्स, कॉस्ट आई स्टेप 1 में और यूनिट्स आ गए। अब स्टेप 3 में रेट निकालो 1/2। देखो सुनो, हर किसी की जो टोटल कॉस्ट है ना स्टेप 1 में, हर किसी की जो टोटल कॉस्ट है स्टेप 1 में, ये टोटल कॉस्ट ब्रैकेट में नजर आ रही ना, उसको डिवाइड कर दो टोटल यूनिट से। सबके सबके कॉस्ट को सबके यूनिट से डिवाइड करोगे तो सबका रेट आ जाएगा, ठीक है। ये जो रेट आया है ना, इस रेट को बारी बारी जो है ना, रेट जो है ना, इसको बारी बारी इन चारों यूनिट से जाके मल्टीप्लाई कर दो। बेटा जब तुम रेट को बारी बारी सबके यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो रेट को सबके यूनिट से मल्टीप्लाई करके सबकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, और ईपीयू खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप हमारे पास कॉस्ट इनकर्ड, सबकी अपनी अपनी कॉस्ट लिखो, लेस करो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेकंड स्टेप इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स में नॉर्मल लॉस नहीं आता, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, सीडब्ल्यूआईपी आता है। फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन पूरे पूरे लिख दिए। सीडब्ल्यूआईपी पूरे नहीं लिखे, 1000 यूनिट्स 80% कंप्लीट 800 लिखे, ठीक है। एबनॉर्मल गेन को क्रेडिट साइड पे लिखा नेगेटिव। फिर कॉस्ट अपॉन यूनिट्स करके सबका रेट रेट रेट, और फिर रेट को सबके यूनिट से मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन।
इन दी एंड जब तुम देखोगे ना तो तुम्हारे पास फिनिश गुड्स की 3 वैल्यूज आ रही होंगी, एक मटेरियल में, एक लेबर में, एक ओवरहेड में, सबको मिला के टोटल करना, टी अकाउंट में एफजी के सामने लिख देना। एब्नॉर्मल लॉस की 3 वैल्यूज आ रही होंगी, तीनों को मिलाना, एब्नॉर्मल लॉस के सामने रख देना। जब ये सब करोगे ना तो डेबिट डेबिट मैच करेगा, क्रेडिट क्रेडिट मैच करेगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें अभी तक 2 बातें बताई। पहली बात कि आपके पास प्रोसेस अकाउंट अब भी बनेगा, सीडब्ल्यूआई भी आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ती डेबिट साइड मुकम्मल हो जाएगी, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। आगे कैसे बढ़ना है, सीडब्ल्यूआईपी नहीं, रेट की तरफ जाओ, सीडब्ल्यूआईपी है तो ईपीयू की तरफ जाओ। ठीक है, ईपीयू का फॉर्मेट बता दिया। अब जरा सवालात की तरफ मूव करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो। सिर्फ एक सवाल इसका मैं करूंगा, बाकी फिर आपको 3 सवाल करने को दूंगा जो आपने खुद ट्राई करने होंगे। अच्छा, मैं एक आपको हैंडआउट भेज रहा हूँ पहले जरा। बुक्स है जिनके पास पेज 34 खोल सकते हैं वो लोग। अच्छा, आपको जो हैंडआउट मैंने भेजा है ना, और पेज 34 जिनके पास किताबें हैं, वो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इन अ पीरियड 14,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्रोसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 70,000। कह रहे हैं एक पीरियड में 14,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए, कॉस्ट ऑफ 70,000। तुम्हें पता है जो चीज इंट्रोड्यूस होती है वो मटेरियल होती है। कन्वर्जन कॉस्ट अमाउंटेड टू 48,000, लेबर ओवरहेड्स मिलाकर 48,000। देयर वाज नो लॉस इन द प्रोसेस, लॉस कुछ भी नहीं था। आउटपुट वाज ओनली 10,000 यूनिट, आउटपुट फिनिश गुड्स होता है।
The remaining 4000 units were CWIP. 4000 CWIP थे, which was 100% complete as regards material, 50% as regards conversion cost. Prepare a process account. बेटा प्रोसेस अकाउंट बनाना है. अब देखो पहले तो वो रट्टी रटाई बातें हैं. प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट बना लो. मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड्स आएगा, एबनॉर्मल गेन आएगा, फिनिश गुड्स आएगा, नॉर्मल लॉस आएगा, एबनॉर्मल लॉस आएगा, CWIP आएगा. और तो कुछ चीजें नहीं आती ना भाई टी अकाउंट में. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स आए और एबनॉर्मल गेन आया, फिर फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और CWIP. ठीक है. अब बताएं मटेरियल. इन अ पीरियड 14,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 70,000. तो ये मटेरियल है. 14,000 इनपुट किए, कॉस्ट ऑफ 70,000. 14,000 इनपुट किए, कॉस्ट 70,000 मटेरियल. अच्छा, लेबर ओवरहेड्स मिला किसने कन्वर्जन कॉस्ट दी है, तो हटा दो इनको. कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है बेटा? कन्वर्जन कॉस्ट 48,000. ठीक है. टोटल कर लो, यूनिट्स हो गए 14,000, अमाउंट हो गया 1,18,000. चौदह हजार इनपुट हुए, अमाउंट 70,000 है, कन्वर्जन कॉस्ट 48,000 है. टोटल कर लिया 118,000 और 14,000. सही है. आगे बढ़ते हैं. देयर वाज नो लॉस इन द प्रोसेस. जब लॉस तो कुछ भी नहीं था, लॉस जीरो हो गया. बट द आउटपुट वाज ओनली 10,000 यूनिट. आउटपुट किसे कहते हैं? फिनिश गुड्स को. 10,000. लॉस कुछ भी नहीं था, नॉर्मल लॉस जीरो हो गया, आउटपुट हो गया 10,000. अब तुम कहते हैं सर 14,000 इनपुट किया था, जीरो लॉस है, तो आउटपुट भी 14,000 आता ना. वो 10,000 आ रहे, तो 4,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया. उसने बोला नहीं था, रिमेनिंग 4,000 और CWIP. रिमेनिंग 4,000 क्या थे? CWIP. अब बताओ क्या कोई एबनॉर्मल लॉस गेन का जिक्र है? नहीं हुआ भाई. इधर भी 14,000 आ गया, इधर भी 14,000 आ गया, 1,18. क्या तुम उस पोजीशन पे पहुंच गए जिसमें मैं पहुंचाना चाह रहा था कि डेबिट साइड कंप्लीट हो गई, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया? जिसमें मेरा तुम्हारा कोई कमाल नहीं है. ये सवाल में डेटा होगा, वरना सवाल सॉल्व नहीं हो सकता. मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट लिखी 14,000, 1,18,000, नॉर्मल लॉस जीरो, फिनिश गुड 10,000. सर क्या एक्स्ट्रा लॉस हो गया? बोला नहीं, रिमेनिंग CWIP 4,000. खत्म हो गया. लॉस यूनिट्स की कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं, ऑब्वियसली जीरो. अब आगे कैसे बढ़ना है? देखो क्वेश्चन में अगर CWIP नहीं होता ना तो तुम रेट की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन में CWIP नहीं होता ना तो तुम रेट की तरफ जाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन में CWIP है ना तो आपको बनाना पड़ेगा EPU. क्वेश्चन में CWIP है ना तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? EPU. अब आप जरा EPU का फॉर्मेट बना लो. क्वेश्चन में CWIP अगर नहीं होता तो हम रेट निकालते हैं ना. CWIP है तो हम क्या बनाएंगे? EPU. फॉर्मेट बना ले EPU का. सबसे पहले कॉलम्स. बेटा इस सवाल में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स दिया हुआ है, सिर्फ मटेरियल CC दिया हुआ है. सर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ, सिर्फ मटेरियल CC दिया हुआ है. 2 कॉलम्स. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स दिया हुआ था तो 3 कॉलम्स, मटेरियल CC दिया हुआ 2 कॉलम्स. ठीक है. 4 स्टेप्स. कॉस्टिंग कट पहला स्टेप, जिसमें हम लिखते हैं इंडिविजुअल कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. फॉर्मेट तो याद करना है. ठीक है. सेकंड स्टेप इक्विवेलेंट यूनिट्स. इसमें हम लिखते हैं फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और CWIP. थर्ड स्टेप रेट और फोर्थ स्टेप वैल्यूएशन. फिनिश गुड्स की एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और CWIP. देखो ये कैसे हो रहा है. ये तो मैंने पूरा फॉर्मेट रख लिया था और मुझे याद था कि 2 कॉलम्स बने, मटेरियल CC, 4 स्टेप्स. पहला स्टेप है क्वेश्चन कट. सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट लिखी, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, टोटल कॉस्ट. ठीक है. इक्विवेलेंट यूनिट्स में फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और CWIP आता है. रेट और वैल्यूएशन. चलो स्टार्ट करते हैं.
सकते हैं इंडिविजुअल कॉस्ट। टी अकाउंट देखो, मटेरियल की इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है 14,000 यूनिट्स फॉर इनपुट एट कॉस्ट ऑफ 70,000। तो देखो मटेरियल की अपनी इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है 70,000 लिख दो। और कन्वर्जन की इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है बेटा 48,000। मटेरियल की इंडिविजुअल कॉस्ट 70,000 है, कन्वर्जन की 48,000 लिख लो। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, बेटा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस क्या है 0। टोटल कॉस्ट 70,000 48,000। बच्चों वाला काम इंडिविजुअल कॉस्ट 70,000 48,000 स्क्रैप वैल्यू 0, टोटल कॉस्ट 70 और 48। इक्विवेलेंट यूनिट्स फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स जो टी अकाउंट में आ रहे हैं ना सब में लिख दो 10,000 है ना फिनिश गुड्स, तो हर कॉलम में 10,000 लिख दो। एबनॉर्मल लॉस नहीं है छोड़ दो, होता तो पूरा लिख लेते जो भी आ रहा होता है। एबनॉर्मल गेन छोड़ दो, जो भी होता पूरा लिख लेते, नेगेटिव आता लेकिन 1000 होता तो 1000। CWIP 4000 है ना, ये पूरे नहीं आएंगे। CWIP 4000 यूनिट्स है, मटेरियल वाइज क्वेश्चन कह रहा है 100% कंप्लीट है। 4000 यूनिट्स क्वेश्चन कह रहा है मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, तो 4000 इनकम्प्लीट यूनिट्स है, मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है पूरा 4000। 4000 इनकम्प्लीट यूनिट्स है, लेबर वाइज 50% कंप्लीट है 2000। 4000 यूनिट्स 100% कंप्लीट 4000 और 50% कन्वर्जन कॉस्ट 2000। मिला लो टोटल यूनिट्स हो गए 14,000। टोटल यूनिट्स हो गए 14,000 और 12,000। ठीक है, तीसरा स्टेप पे और रेट कॉस्ट अपॉन यूनिट्स। देखो स्टेप 1 में कॉस्ट 70,000 है, स्टेप 2 में यूनिट्स 14,000 है। कॉस्ट अपॉन यूनिट्स करो, पहले कॉलम का रेट बनेगा 5 रुपए और दूसरे कॉलम की कॉस्ट 48,000 है, यूनिट्स 12,000 है, तो कॉस्ट अपॉन यूनिट्स करो, इसका रेट बन जाएगा 4 रुपए। ऊपर दोनों कॉलम्स की कॉस्ट को और कॉलम की कॉस्ट को और कॉलम के यूनिट से डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगा। और अब रेट के बात करो वैल्यूएशन, ये जो 5 का रेट आया ना इसको बारी बारी सब यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, सबकी वैल्यूएशन आ जाएगी। पहले कॉलम को ध्यान से लिखना, पहले कॉलम में 5 का रेट है फिनिश गुड्स के 10,000 यूनिट्स है, 5 का रेट है फिनिश गुड्स के 10,000 यूनिट्स है, तो एफडी वैल्यू 50,000। 5 का रेट है इन दोनों के 0 यूनिट्स है, 0 वैल्यू, और 5 का रेट है CWIP के 4000 यूनिट्स है, CWIP वैल्यू 20,000। एक 5 का रेट ऊपर सारे यूनिट से 10,000 0 4000 से मल्टीप्लाई हो गया, सबकी वैल्यू आ गई। अगले कॉलम में जाओ, 4 का रेट है FG के 10,000 यूनिट्स है, क्या वैल्यू आ गई 40,000। 4 का रेट है 0 यूनिट्स है, नहीं, और 4 का रेट है 2000 यूनिट्स है 8,000। ठीक है, हो गई वैल्यूएशन। अब गौर करो आखिरी बात, क्या तुमने ईपीयू कंप्लीट किया तो फिनिश गुड्स की दो वैल्यूज नजर आ रही हैं 50 और 40, इन दोनों को मिलाओ टोटल क्या बना 90,000, FG के सामने रख दो। फिनिश गुड्स की दो वैल्यूज है ना 50 40, दोनों को मिलाओ 90 FG के सामने लिख दो। एबनॉर्मल लॉस गेन की भी दो वैल्यूज हैं, दोनों को मिलाते टोटल एबनॉर्मल लॉस के सामने रख देते, अगर होता है एबनॉर्मल गेन की भी दो वैल्यूज हैं, दोनों को मिलाते एजी के सामने रख देते। CWIP की भी दो वैल्यूज हैं 20 और 8, मिलाओ टोटल क्या बना 28, CWIP के सामने रख दिया, टोटल कर लो। Debit units are matching with credit units and debit amount is matching with credit। सवाल जब पढ़ा, सवाल पढ़ते ही डेबिट साइड मुकम्मल हो गई, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन भी मुकम्मल हो गया। वैल्यूएशन चाहिए, वैल्यूएशन के लिए जो है हमारे पास तो अब जब तुम सवाल पढ़ो ना, तो सवाल पढ़ते ही डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन कंप्लीट, ठीक है ना। वैल्यूएशन निकालो, तो वैल्यूएशन के लिए आपने अगर जो है मिसाल के तौर पे इस तरह की सिचुएशन की कि यार सवाल में CWIP नहीं है तो रेट की तरफ जाओ, और सवाल में CWIP है तो आप ईपीयू की तरफ चले जाओ। ठीक है, ईपीयू का फॉर्मेट, क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट याद रखना है, बगैर फॉर्मेट याद रखे आपका गुजारा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आपने जो है फॉर्मेट लिख लिया, फिर तो यार प्लेसमेंट है खाली। इंडिविजुअल कॉस्ट मटेरियल की देखो 70 है,
कन्वर्जन की 48 है, स्क्रैप वैल्यू देखो 0 है, टोटल कॉस्ट आ गई। इक्वल यूनिट्स में एफजी पूरे पूरे लिख लेने, एएलएजी पूरे पूरे लिख लेने, सीडब्ल्यूआईपी 4000 यूनिट से 100% कंप्लीट हो 4000, 50% कंप्लीट 2000, टोटल यूनिट्स आ गए, कॉस्ट अपॉन यूनिट्स करके रेट और रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यूएशन आ गई। ठीक है जी, इसको कॉपी करें, फिर वही सवाल है तो पूछें। अगर स्क्रैप वैल्यू होती बेटा तो जाहिर सी बात है मटेरियल में से माइनस होती, एज पर दी ईपीयू फॉर्मेट। सीडब्ल्यूआईपी के सीसी कॉलम में 2000 ऐसे है, सीडब्ल्यूआईपी 4000 यूनिट से मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, तो 4000 इंटू 100% मटेरियल में पूरा 4000 आ गया, और 4000 यूनिट सीसी वाइज 50% कंप्लीट है, सवाल में लिखा हुआ है, तो 4000 50% कंप्लीट, तो 50% 2000 बनता है। बेटा ये जो पहला सवाल एक बच्चे ने पूछा है कि 90,000 और 28,000 कैसे आया, देखो एफजी में फोर्थ स्टेप में दो वैल्यूज हैं, एक एफजी की 50,000 वैल्यू, एक 40,000 वैल्यू है, दोनों को मिला लो 90,000, वो जाके एफजी के सामने रखो। और सीडब्ल्यूआईपी में देखो स्टेप नंबर 4 में एक कॉलम में 20,000 आ रहा है, एक में 8,000 आ रहा है, दोनों को मिलाओ 28,000, वो सीडब्ल्यूआईपी के सामने रखो।
लिहाज से फुली कंप्लीट होता है। फिनिश गुड्स वो आइटम होता है जो हर लिहाज से फुली कंप्लीट होता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसलिए हर कॉलम में 10-10 हज़ार फुली आएंगे। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करना है। ठीक है, 4, 5, 6 स्टार्ट कर दें प्लीज आप लोग इसको। जोहर, आपके सवाल का जवाब ही है क्योंकि चीज ऊपर ली जा चुकी है नॉर्मल लॉस, तो अब नीचे वापस लेने का कोई सेंस नहीं बनता, डबल इम्पैक्ट आ जाएगा।
अच्छा, जिनका होता जाए वो आंसर अपना भेजें व्हाट्सएप पे, ताकि फिर मैं कंफर्म कर सकूं वैल्यूज। जब कुछ लोग कह रहे हैं 8-10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो अब अगर 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे ना, तो कभी भी जो है वो डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस चीज का जरा ख्याल रखिए, ठीक है? 4 डेसिमल प्लेसेस तक काम करें।
तो मैंने आपको बता दिया डेबिट साइड पे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आएगा 10,000, 14,000, 4,000, 2,000। क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस 10% था 1,000, CWIP 1,000 था। अब नॉर्मल लॉस गेन का कोई जिक्र नहीं था, तो आप अपनी तरफ से नहीं ले सकते। बैलेंस फिनिश गुड्स में डाल दें 8,000। वैल्यू 17,400, 1,000 और 1,600 बनेंगी। ईपीयू की भी मैंने कंफर्म कर दी, 3 कॉलम्स बनाए। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स कॉस्ट इनकट का टोटल लिखा है मैंने। 13,000 मटेरियल में आना चाहिए, 4,000 लेबर में, 2,000 ओवरहेड्स में। इक्वल यूनिट्स का टोटल आना चाहिए 8,800, 8,600, 8,600। और रेट है 1.477 इसका, 0.465 और 0.232। आप वेरीफाई कर लें कि आपकी जो है वो अगर मिस्टेक है तो कहाँ है। मुस्तफा यार, तुम मीटिंग नहीं रख रहे नदीम शाह के साथ, तुम खामखा में देखो डिले कर रहे हो चीज को। मैंने तुम्हें कल भी कहा था उससे फौरन रब्ता करके मीटिंग रखो, तुम मीटिंग ही नहीं रख रहे। क्वेश्चन नंबर 5 का जब आपने टी अकाउंट बनाया तो मटेरियल इनपुट हुआ है 450 लीटर्स, अमाउंट है उसकी 9,000। कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है 6,750, ये दोनों इस तरफ आती हैं, टोटल 450 और 1,575। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट बताया गया 45, एबनॉर्मल लॉस वॉज 10। ठीक है। फिनिश गुड्स 375, ये सब बताया गया। एंड रिमेनिंग CWIP, तो रिमेनिंग कितना बचा 20। अब नॉर्मल लॉस 10%, 45 है, अब नॉर्मल लॉस 10 है, फिनिश गुड 375 है, रिमेनिंग CWIP है, तो रिमेनिंग बचा कितना 20। नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। फिर सवाल पड़ती है, डेबिट साइड मुकम्मल हो गई, क्रेडिट साइड के यूनिट्स वाला पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब सवाल में CWIP मौजूद है, तो आप EQ बनाएंगे, 2 कॉलम्स मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। पहले स्टेप में कॉस्ट इनकर्ड आती है, तो उसका टोटल बनेगा 9,000 मटेरियल में और 6,750 कन्वर्जन में। सेकंड में इक्विवेलेंट यूनिट्स आते हैं, उसका टोटल बनेगा 395 और 400। तीसरे में रेट निकालते हैं, कॉस्ट अपॉन यूनिट्स 22.7848 और 16.875। और जब ये रेट मल्टीप्लाई के वैल्यूएशंस देगा तो इधर बचेगा 14872 FG का टोटल। ठीक है। 397 एबनॉर्मल लॉस का टोटल और 481 इसका टोटल, तो टोटल 15750 बन जाएगा। चेक कर लो भाई इसका भी सॉल्यूशन 5 का। कॉस्ट इनकर है, लेस स्क्रैप वैल्यू जो 45 है वो 9,000 से माइनस नहीं होती।
स्क्रैप वैल्यू है का बेटा इस सवाल में? नॉर्मल लॉस का तो 10% यूनिट्स हैं 45, उनकी स्क्रैप वैल्यू होती तो वो मल्टीप्लॉ के वैल्यू माइनस होती ना, स्क्रैप वैल्यू तो दी भी नहीं। अब्दुल्ला आपको जो सवाल है इक्वल यूनिट 390 नहीं होंगे, नहीं 390 नहीं होंगे। देखें इसमें फिनिश गुड्स आए 375, एबनॉर्मल लॉस आए 10, 385 हो गए, और सी डब्ल्यू आई 20 यूनिट्स हैं, 75% कंप्लीट है, 15 है, तो ये 400 बनेगा मिला के। सवाल वो जो वो शार्प इशू था ना, मैंने तुम्हें बताया था इसमें हमने गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया था, तो तुमने कहा था कि मैं जो उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो नया बना के दे दूंगा, लेकिन वो उसकी लास्ट अटेम्प्ट थी, तो वो तो खैर काफी अर्से तक मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा था उसको थोड़ी सी बदतमीजी वगैरह उसने इशू डाली की थी कि आप मेरे पैसे वापस करें, मेरे पैसे वापस करें, तो ज़ाहिर है मैंने तो उसको किए नहीं थे पैसे वापस। तो अब ये है कि उसका एक दोस्त आया था, ये बात हमें पता नहीं थी, कजन था पता नहीं दोस्त था, और मुझे याद नहीं है, तो उसने ना हमें 50% पेमेंट की थी, आज 50% मैं जो है ना आपको बाद में कर दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है मसला नहीं। अच्छा वो काफी हाँ ठीक है, तुम्हारे पॉइंट्स मसला नहीं, काम शुरू करो तुम। और टोटल ये जो दो पुराने इनका स्केलर है, इसके अलावा 4 प्रोजेक्ट्स हैं। अस्सलामुअलैकुम, सवाल कैसे हो? अच्छा सवाल ये जो हमारे दो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं ना, ठीक है, इनका जो है वो पेमेंट मैं 15,000 रुपये से नहीं लूँगा। इनसे मैंने कम की बात की, उसकी वजह ये है कि हमारे जो इनके प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट था वो हमारा पास ही था, हमने रिमेनिंग कंपोनेंट बनाया, तो 15,000 हमने फुल के रखे हुए थे। अच्छा अब ये ओल्ड वाली बात सिर्फ ये लास्ट अटेम्प्ट है उसमें वैलिड है, उसके बाद तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि अब जितने बंदों से प्रोजेक्ट्स लिए उन सबको कह दिया गया कि भाई जो है ना वो हमारी कोई पासिंग गारंटी नहीं है, आप 50% चार्जेस पे करेंगे तो आपका बनेगा, वरना छोड़ दीजिए। और ये वो सब अभी ओल्ड वाला, और ये बिल्कुल अब इस बार पास होंगे ना इनसे तभी पैसे मिलेंगे,
क्योंकि जाहिर है एक दफ़ा ऑलरेडी फेल हो चुके हैं मेरे बच्चे, 380 पॉइंट जमा कराते हैं तो थोड़े तब देंगे, तो ये पास हो जाएंगे तो मैं चलूंगा, लेकिन पूरे 15,000 में होंगे। ठीक है, तो अभी इसको तुम साइड पे रखो। अच्छा, 5 न्यू प्रोजेक्ट्स इंटू 40,000 बने 200,000, सही है। तुम जाके ना हमारी 18 फरवरी की कन्वर्सेशन चेक करो, जब तुमने अपने रेट्स मुझसे कहा था ना कि मैं आ, भाई क्लास चल रही है, ऐसा बोलो यार। चलें जी, अब 6 करके हम फिर बात को खत्म करते हैं। 6 में आपने जब सवाल स्टार्ट किया ना, तो सवाल स्टार्ट करते में सबसे पहले आपके पास ये था, इन अ पीरियड 9,000 यूनिट्स वर इनपुट एट अ कॉस्ट ऑफ 18,000। तो आपको पता है ये मटेरियल होता है। कन्वर्जन कॉस्ट अमाउंटेड टू 7,000, ये आ गई इधर, टोटल 9,000 और 25,000। ठीक है, नॉर्मल लॉस जो है वो 10% ऑफ इनपुट है, कितना, 900। एक्चुअल आउटपुट फिनिश गुड्स कितना था, 7,400, और 1,000 यूनिट CWIP में चलेगा, तो इधर बन गया 9,300। अब एक बच्चा सवाल कर रहा है सर बैलेंस नहीं हो रहा, तो बड़ा बैलेंस तो आपको करना है ना। आप क्या चाहते हो, सवाल की बस सारी एंट्रीज होगी, खुद ही बैलेंस हो जाएगी। लॉजिक सोचो, अब आपने इनपुट कितना किया था, 9,000। इनपुट आपने कितना किया था बेटा, 9,000।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बैलेंस नहीं हो रहा, तो भाई बैलेंस तो आपने करना है ना। अब आप लॉजिकली देखें, आपने 9000 इनपुट किए थे, ठीक है, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस 900 था, तो आउटपुट 8100 आना चाहिए था ना। 9000 इनपुट किए थे, नॉर्मल लॉस 900 था, तो आउटपुट 8100 आना चाहिए था ना। 1000 अभी भी इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, 8100 आउटपुट आना चाहिए था, 1000 अभी भी इनकम्प्लीट पड़े हुए, तो 7100 आना चाहिए था ना। 7100 आना चाहिए था, 7400 आ गया, ज्यादा आ गया। इसका मतलब है आपको एबनॉर्मल गेन हो गया 300 का। तो आप क्या चाहते हो कि सवाल में सारी चीजें जो है वो बस आप टेबल में डालो और खुद ही खुद टेबल बैलेंस हो जाए? तो भाई ऐसा नहीं होता। ये टेबल बैलेंस करना आपका काम है, कोई एक आध चीज तो वो मिसिंग देगा। मतलब एक बेसिक सी बात है, इतने सवाल आप कर चुके हो कि राइट साइड पे, क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज है तो यूजुअली एबनॉर्मल लॉस होता है, तो अगर डेबिट साइड पे शॉर्टेज है तो आप एबनॉर्मल गेन बनाए ना भाई, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन बैलेंस हुआ। अब ये है कि आपने कहा CWIP है तो EQ बनेगा, मटेरियल कन्वर्जन को। पहला स्टेप कॉस्ट इनकर्ड, आप इंडिविजुअल कॉस्ट लेंगे 18000 और 7000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस में देखो इस सवाल में है कि नहीं है, नहीं है। टोटल 18 और 7। सेकेंड स्टेप में आप आएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस गेन और CWIP। फिनिश गुड्स 7400, 7400, एबनॉर्मल गेन 300, 300 लेकिन नेगेटिव। और बेटा CWIP 1000 यूनिट से मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट पूरा 1000 और 70% कंप्लीट 700, 8100, 7800। फिर आप रेट पे जाओ, कॉस्ट अपॉन यूनिट्स करके, टू 2.222 और 0.8974। रेट सबसे मल्टीप्लाई के वैल्यूएशन देगा। इसका फाइनल आंसर बनेगा 23085 जब सारे FG को टोटल कर लोगे। ये बनेगा 2250, ये 0 और उधर 935, तो 25935, 25935। ठीक है जी। मैं इसके सॉल्यूशंस भी भेज रहा हूँ डिटेल्ड, पूरे पूरे सॉल्व हुए हुए ग्रुप पे। क्लास अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी मंडे को, ठीक है। थैंक यू।